हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स वन ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, जो कि स्टैंडर्ड 11th का सिलेबस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहले हम जान लेते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्योंकि आपके लिए भी ये नया सब्जेक्ट है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट्स सी। ये सब्जेक्ट नया है बट ईजी सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से समझ पाते हो तो बहुत आसान पड़ेगा आपको भी। इम्पॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है। आपको अगर इसके कंसेप्ट अच्छे से समझ में आते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देन इकोनॉमिक्स विल बी देयर अंटिल योर डिग्री कंप्लीशन। आगे भी जाके आप कोई डिग्री वगैरह परस्यू करते हो तो इकोनॉमिक्स आपको ये सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। फर्स्ट तो आपको मीनिंग मिलेगा। मीनिंग में आपको बता देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स का मीनिंग सिंपली यही है कि इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। The origin of the term economics lies in the Greek word oikonomia, which means management of the household. इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एक वर्ड आया ग्रीक कंट्री से, जिसका ग्रीक नेम जो है ओइकोनोमिया है। इसका मतलब ही होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, घर की सारी चीज़ें मैनेज करना। ठीक है, मतलब खर्चे वगैरह सारी चीज़ें। लेट्स मूव अहेड। आगे हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, अभी हमने जो देखा वो मीनिंग था, अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास तीन है, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन दिया एडम स्मिथ ने, जो कि वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है। सो लेट्स सी एडम स्मिथ क्या कहते हैं। एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ कहते हैं कि इकोनॉमिक जो है अ साइंस ऑफ वेल्थ है। ठीक है, इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं। तो फर्स्ट इज लाजरस फेरी, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। एडम स्मिथ क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकती। लाजस फेरी, दैट इज लाजस फेरी का मतलब ही होता है कि गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस। ओके, सेकेंड पॉइंट वो बताते हैं कि कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। कैपिटल यानी कि जो भी हमारा खर्चा होता है, जो भी बजट होता है। कैपिटल मीन्स बजट बोल सकते हैं आप इसको। तो भी आपका बजट है और उसका वेल्थ, वेल्थ यानी कि पैसा, बजट के सारे पैसे मैनेज करना, ये इकोनॉमिक्स में आता है। थर्ड इज नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। नेचर्स लॉ यानी कि जो भी नेचुरली लॉ चलता है वही, कोई लीगल अलग से लॉ नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जो लीगल लॉज बाहर चलते हैं, जो कानून है, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा एडम स्मिथ कहता है। फोर्थ इज डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ग्रोथ थियरी मतलब जो भी काम करने वाले जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, उनको डिवाइड कर देना का एज पर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो देखते हैं आगे। वैसे फिलहाल आपको ये कंसेप्ट इतना समझ में नहीं आएगा। डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन आपको शायद इतने ना समझ में आए, बट आगे जाके आप जब ये कंसेप्ट देखोगे, आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जब आप ये सब पढ़ोगे तो आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में सेकंड जो है वो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। फर्स्ट हमने देखा था एडम स्मिथ का, अभी सेकंड है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, जो कि है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, सो देख लेते हैं इसमें भी क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामाइन्स द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबिंग। ठीक है, वेलफेयर ओरिएंटेड यानी कि सोसाइटी, सोसाइटी यानी कि सिंपली समाज, समाज की भलाई के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि इकोनॉमिक जो है वो स्टडी ऑफ माइनकाइंड। माइनकाइंड यानी कि ह्यूमन बींग की एक स्टडी है। ह्यूमन बींग की जो लाइफ होती है उसकी एक स्टडी है। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल और सोशल एक्शन, इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन के लेवल पर, और सोशल यानी कि सोसाइटी के लेवल पर जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी मटेरियल रिक्वायर्स यानी कि जो भी नीड्स होती है लोगों की, जो भी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करवाना, उनको मैनेज करना, यही इकोनॉमिक्स, ऐसा एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं। ठीक है, अभी थर्ड डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। नहीं, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं की पॉइंट्स ऑफ मार्शल्स। ठीक है, इसमें क्या आता है, स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। जैसे कि एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि इकोनॉमी जो है एक पर्टिकुलर पर्सन की स्टडी है। इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस, जो भी पर्सन के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। थर्ड इज स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर यानी कि जो भी मटेरियलिस्टिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई वांट है, आपको ऐसे कोई मटेरियल वांट्स रहते हैं, जैसे आपको गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये सब मटेरियल नीड्स है, राइट। सो स्टडी का इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना इज इकोनॉमिक्स। फिर फोर्थ है, इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स में सिर्फ पैसे की स्टडी नहीं आती,
तो हमारी सारी नीड्स वगैरह है, इन सारी चीज़ों की भी स्टडी होती है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। हमारे पास एक और डेफिनेशन है लियोनल रॉबिन्स का, जो कि है सिक्योरिटी ओरिएंटेड ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, सो लियोनल रॉबिन्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सो लियोनल रॉबिन्स क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर का जो कि स्कैर्स रिसोर्सेज पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है आपको और वो चीज़ मार्केट में बहुत कम है, डिमांड बहुत है, उसका सप्लाई बहुत कम है। सो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में स्टडी करना है इकोनॉमिक्स, ऐसा लियोनल रॉबिन्स कहते हैं। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स यानी कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल अभी आपकी ज़रूरतों में होगा, आपको कपड़े चाहिए, नए नए शूज़ चाहिए। अगर मैं आपकी ये सारी ज़रूरतें पूरे करूँ तो आप बोलोगे मुझे एक नया मोबाइल चाहिए। ये भी पूरी हो जाए तो आप बोलोगे मुझे आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए एक अच्छी खासी गाड़ी से जा ट्रैवल करना है। सो आपके जो नीड्स है, वांट्स है, बढ़ते जा रहे हैं, राइट, कभी ये ख़त्म नहीं होंगे। सो वांट्स आर अनलिमिटेड। सेकंड इज मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड। मीन्स यानी कि सोर्सेस, जो आपकी जो वांट्स है, आपकी जो ज़रूरत है, उनको पूरी करने के लिए जो सोर्सेस है वो लिमिटेड है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग मोबाइल डिमांड करेंगे, लेकिन खरीदेगा सिर्फ वही जिसको जिसकी वो कैपेसिटी है, राइट, और जिस मोबाइल उतने तो है नहीं ना जितने लोग हैं। सो दैट इज़ द लिमिटेड मीन्स है हमारे पास। ठीक है, सोर्सेज बहुत लिमिटेड है। थर्ड इज वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है कि उसे करंटली क्या नीड है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी मोबाइल चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए। सो अलग अलग प्रायोरिटीज़ है सबकी। ठीक है, फोर्थ इज मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो सोर्सेस है उसके अल्टरनेटिव यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस हैं। ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन तो कवर कर लिया, अभी आप देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। In 1933, Sir Ragnar Frisch's coined the term microeconomics and macroeconomics। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक हमने जो देखा वो सिर्फ डेफिनेशन था, यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा। सिंपली रगनार फ्रेंच जो है वो क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है दो चीज़ों में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, मिक्रोज बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, मैक्रोज। ठीक है, माइक्रो मिक्रो, मैक्रो मैक्रोज। ठीक है, याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेट्स सी इसका डेफिनेशन क्या है। माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज हाउस होल्ड, वर्क, फर्म, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। जो कि इंडिविजुअल लेवल पे होता है, जैसे कि मेरा पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर मेरा कोई मेरे घर का मैनेजमेंट, मेरे किसी मेरी कोई कंपनी है तो उस कंपनी का मैनेजमेंट, मेरी कोई इंडस्ट्री है तो उसका मैनेजमेंट। मतलब ये एक पर्सनल लेवल पर है, राइट, ये कोई बड़ी लेवल पर नहीं है, ये सब मेरा है। सो उस चीज़ की मैनेजमेंट। ठीक है, सो उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। हमने अभी जो देखा तो मीनिंग था, अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बाय केनेथ बॉल्डिंग्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। यही मैंने आपको भी बताया, एक इंडिविजुअल पर्सन, या फिर प्राइजेस, वेजेस, इनकम ग्रुप्स, या फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, इन सारे लोगों की जो स्टडी होती है वही माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भी देख लेते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्या है। सो फर्स्ट इज वांट। वांट यानी कि ज़रूरतें। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट्स इन फ्यू वर्ड्स इन कॉमन लैंग्वेज। वांट्स कैन बी रेफर्ड टू एज नीड। वांट्स यानी कि हमारी ज़रूरतें, नीड्स। ठीक है, इन इकोनॉमिक वर्ड्स वांट्स डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी कि मुझे ना किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ, तो वो मेरी नीड हो गई। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने 10th क्रॉस कर लिया, अभी आपको एक नया मोबाइल चाहिए, राइट। जब तक आपको एक नया मोबाइल नहीं मिल जाता, आपकी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी। सो आप लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, अभी आप देख लेते हैं वांट्स के बारे में थोड़ा और है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स।
हमारा फर्स्ट पॉइंट था वांट्स, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स एक सब पॉइंट है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं अभी। सो फर्स्ट इज वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी वांट्स होती है अनलिमिटेड होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था। अभी आपको कुछ और चाहिए होगा, थोड़े दिनों में आपको और कुछ चाहिए होगा। आपकी वांट्स जो है बढ़ती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है। सेकंड, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग यानी कि कुछ कुछ वांट्स हमारी बार बार रहती है। फॉर एग्जांपल, आज आपने पानी पूरी खाई, कल परसों आपको वापस मन करेगा पानी पूरी खाने का, नरसों वापस मन करेगा, राइट। तो ये रिकरिंग इन नेचर है, राइट। वांट्स डिफर विद एज। हर एक एज ग्रुप का अलग वांट्स होता है। फॉर एग्जांपल, किसी छोटे बच्चे से आप पूछ लोगे उसको क्या चाहिए, तो वो बोलेगा मुझे चॉकलेट चाहिए, या फिर मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये सारी चीज़ें बताएगा। बट आप किसी आपकी एज के इंसान से पूछोगे क्या चाहिए, बोलेगा मुझे नए शूज़ चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे नया नया मोबाइल चाहिए। आप किसी ओल्ड एज ग्रुप से पूछोगे उन्हें क्या चाहिए, सो वो बोलेंगे मुझे एक अच्छी खासी रेजिडेंसी चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे घर खरीदना है, या फिर मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, बंगलो खरीदना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो ये वांट्स जो है एज के साथ चेंज होते रहते हैं। फोर्थ इज वांट्स डिफर विद जेंडर। मेंस के अलग वांट्स होते हैं, वुमेन्स के अलग अलग वांट्स होते हैं, राइट। सो दिस इज द सिंपल थिंग, वांट्स डिफर विद जेंडर। फिफ्थ है वांट्स डिफर विद प्रेफरेंसेस। सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। अभी समझो राम और श्याम है। राम को राम को मोबाइल चाहिए और श्याम को कपड़े चाहिए। दोनों के वांट्स अलग अलग है, तो दोनों के प्रेफरेंसेस अलग अलग हो गए। गॉट इट। अभी देख लेते हैं वांट्स डिफर ड्यू टू सीजन्स। हर सीज़न के लिए अलग अलग वांट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो आपकी वांट्स होगी मुझे एक नया छाता चाहिए, नया नया रेनकोट चाहिए, राइट। अभी विंटर सीजन आ जाएगा तो आपको आपकी वांट होगी कि आपको एक नया स्वेटर चाहिए। जैसे गर्मी का सीज़न आएगा तो आप बोलोगे मुझे आइसक्रीम चाहिए डेली बेसिस पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट इज वांट्स डिफर विद कल्चर। कल्चर यानी कि जो भी इंडिया, आप जानते हैं कि बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में। सो अलग अलग रिलीजन का अलग अलग वांट्स होता है एज पर देयर नीड्स। फॉर एग्जांपल, अभी दिवाली आएगी तो आपको फटाके चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल, अभी नवरात्रि आएगी तो आपको जो डांडिया वगैरह चाहिए, राइट। सो डिफरेंट कल्चर के हिसाब से वांट्स भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। अभी जो हमने देखा था वो कैरेक्टरिस्टिक्स था, अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो क्लासिफिकेशन है। ठीक है। फर्स्ट, economics and non-economic wants. Economic wants are those where monetary transaction is involved. An individual has to pay the price for them. ठीक है। इकोनॉमिक वांट्स यानी कि जिसके बदले में मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे तब जाके मेरी वो वांट सेटिस्फाई होगी, तो वो हो गया इकोनॉमिक वांट्स। और नॉन इकोनॉमिक वांट्स यानी कि जिसके बदले में मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर दोज हु कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनेटरी पेमेंट फॉर देम। एग्जांपल एयर, सनशाइन एक्सेट्रा। समझ गए? ठीक है। सेकंड है इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। इंडिविजुअल वांट्स यानी कि जो भी मेरे अकेले के लेवल पर है, मतलब मुझे कोई नया शर्ट चाहिए, मुझे कोई नई पैंट चाहिए, तो वो मेरे लिए ही है, राइट। सो इंडिविजुअल वांट्स हो गई। अभी कलेक्टिव वांट्स यानी कि वो आपके अलावा और भी कुछ लोगों के काम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देख लेते हैं कलेक्टिव वांट्स और सोशल वांट्स वेयर देयर इज कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गाँव में रहते हो, उस गाँव में ट्रेन वगैरह नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे ट्रेन इधर से होती तो मुझे ट्रैवलिंग में आसानी हो जाती। वहाँ पे अगर ट्रेन आ गई, ट्रेन चलने लगी, तो आपकी वांट भी सेटिस्फाई हो गया, आपके साथ साथ और भी लोगों को उसका फ़ायदा हो गया। तो ट्रेन अकेले आपके काम नहीं है, बाकी सबके भी काम है, राइट। सो वो कलेक्टिव वांट्स हो गए। गॉट इट। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स में और भी हैं। जैसे कि अभी हमने जो 2 पॉइंट देखे, उसके बाद कंटिन्यूशन में थर्ड पॉइंट है नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। देख लेते हैं क्या है। नेसेसिटीज़ आर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जो कि हमारे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन उसमें भी ऐड किया गया है। ये सारे हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। इसके बिना एक पर्सन लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, राइट। सो दिस आर द नेसेसरी थिंग्स इन आवर लाइफ। सेकेंड है कंफर्ट्स। कंफर्ट्स यानी कि जो चीज़ें हमें थोड़ा सेटिस्फैक्शन देती हैं। कंफर्ट्स आर दोज हु मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, जैसे कि वॉशिंग मशीन, मिक्सर, कुकर। फॉर एग्जांपल, आपके घर में आप कपड़े धो रहे हो, आप हाथ से कपड़े धो रहे हो, लेकिन वही मैं आपको एक वॉशिंग मशीन दे दूँ तो आपको एक कंफर्ट लेवल मिल जाएगा, आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट। सो कंफर्ट्स में ये ऐसी चीज़ें आती हैं। फिर लग्जरीज ऐसी चीज़ है जो जिससे आप बाहर जाके शाइनिंग मार सकते हो। ठीक है। इन शॉर्ट यही बोल सकते हैं इसको, एन्जॉयमेंट के लिए काम आती है। लग्जरीज आर दोज विच आर
वॉन्ट्स विच आर मिंट्स फॉर प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट, एग्जाम्पल एसी कार, वेल फर्निश्ड हाउस, ठीक है। सब एक आपका रिस्पेक्ट लेवल बढ़ जाता है लोगों के सामने, राइट। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज। वांट्स के बाद सेकंड है हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है देख लेते हैं। दिस आर पॉपुलर टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इन टर्म्स ऑफ गुड, इट इज़ अ मटेरियल एग्जिस्टेंस। गुड्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप किसी को भी दे सकते हो या फिर किसी से ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी एक चौक है, तो मैं चौक किसी को दे रहा हूँ, चौक इज़ अ गुड, ओके। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न अगर मैं कहीं बेचने जा रहा हूँ तो टेलीविज़न इज़ अ गुड, ठीक है। और देखते हैं सर्विसेज क्या है। सर्विसेज आर ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट डोंट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। सर्विसेज मतलब ऐसी चीज़ है जिसको मैं टच नहीं कर सकता, सिर्फ फील कर सकता हूँ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। कोई लॉयर है, वो जाके केस लड़ रहा है तो वो उसके क्लाइंट को सर्विस दे रहा है, ठीक है। वो कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, वो सर्विस दे रहा है। प्रोडक्ट आ गया मतलब गुड्स हो गया, और सर्विसेज और सर्विस हो गया, ठीक है। आगे जाते हैं। यूटिलिटी। यूटिलिटी इज कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज़ मेरे नीड्स को किस लेवल तक सेटिस्फाई कर सकती है। वापस सुन लीजिए, कोई भी चीज़ मेरी जो नीड्स हैं उनको किस लेवल तक सेटिस्फाई कर सकती है, उसकी जो कैपेसिटी है उसी का मतलब होता है यूटिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन मेरे नीड्स को किस लेवल तक सेटिस्फाई कर सकती है, वो यूटिलिटी हो गई। एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास अभी एक अम्ब्रेला है, अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो अम्ब्रेला मेरी नीड्स को बहुत हाई लेवल तक सेटिस्फाई कर सकता है। बट अभी विंटर सीजन आ जाएगा तब अम्ब्रेला मेरे को काम आएगा नहीं आएगा, तभी वो मेरी नीड्स को उस लेवल तक सेटिस्फाई तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो अम्ब्रेला की यूटिलिटी कम हो जाएगी तभी, लेकिन अभी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। समझ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। वैल्यू। वैल्यू हैज़ टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स, दैट इज वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू यानी कि कीमत, ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर आपको वैल्यू का मतलब बताओ तो कीमत, किसी भी चीज़ की कीमत। अभी उसके भी दो प्रकार हैं, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। देख लेते हैं वैल्यू इन यूज़ का मतलब क्या है, वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या है। वैल्यू इन यूज़ मतलब इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ कमोडिटी। इन सिंपल वर्ड्स इट इज यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। एग्जाम्पल, नो वन हैज़ टू पे प्राइस फॉर सनशाइन बट इज एमंस, ठीक है। वैल्यू इन यूज़ का मतलब होता है कोई भी फ्री की चीज़। फॉर एग्जांपल सनलाइट मुझे फ्री में मिल रही है तो मेरा वैल्यू इन यूज़ हो गया। फॉर एग्जांपल मुझे हवा फ्री में मिल रही है तो वैल्यू इन यूज़ में आ गया। अभी देखते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी कि हम लोग उसके बदले कुछ दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ के बदले में अगर कुछ दे रहा हूँ तो वैल्यू इन एक्सचेंज हो गया। देख लेते हैं। इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ कमोडिटी और सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी विद 5 to 9 values and expressed in terms of money, it is called price and commodity. Goods which commands a price is terms of economic goods, that is टीवी कार एक्सेट्रा। ये सब मैं टीवी कार वगैरह खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे उसके बदले में कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो वैल्यू इन एक्सचेंज हो गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर, वेर एज सम कमोडिटीज हैव लो वैल्यू इन यूज बट हाई एक्सचेंज ड्यू टू इट्स स्कैरसिटी, ओके। अब पानी का एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। अब आप देखते हो पानी आपको इजीली मिल जाता है, आपके घर में पानी आता है, राइट। आप उसको पानी को यूज़ करते हो। आप कहीं बाहर भी जा रहे हो, कोई अच्छा क्लीन वाटर ऐसा झरना वगैरह है, वहाँ से पानी ले सकते हो इजीली, राइट। सो उसके बदले में आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट फिर भी वो वैल्यू इन यूज़ में आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। वैल्यू इन एक्सचेंज भी हो सकता है। आप देख सकते हो कि मार्केट में लोग पानी को बॉटल में डाल के बेच देते हैं 10-20 रुपए में। सो वैल्यू इन एक्सचेंज भी हो रहा है। जो चीज़ें इन दोनों में भी आती हैं वो हो गया वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। पैराडॉक्स यानी कि कंबाइंड, दोनों भी कंबाइंड है, ठीक है। वाटर स्कैर्स रिसोर्सेस है, दैट्स वाई वो वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज में आ गया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वेल्थ। Wealth refers to anything which has a market value and can be exchanged for money. To be regarded as wealth, a commodity must possess the following characteristics.
वेल्थ यानी कि पैसा, ठीक है। एनीथिंग एज अ मार्केट वैल्यू कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। ऐसी कोई भी चीज़ जो हम लोग पैसे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टीवी है, मैं आप अगर अब वो टीवी आपको बेचता हो तो आप मुझे पैसे दोगे, राइट। सो ऐसी कोई भी चीज़ जो हम लोग पैसे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं इज नोन एज वेल्थ, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है यूटिलिटी, सेकंड है स्कैरसिटी, थर्ड है ट्रांसफरेबिलिटी, फोर्थ है एक्सटर्नलिटी। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। यूटिलिटी यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यूटिलिटी इज कैपेसिटी, किसी भी कमोडिटी की कैपेसिटी मेरे नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इज नोन एज यूटिलिटी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अम्ब्रेला का, कि अम्ब्रेला मेरी नीड्स रेनी सीजन में सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी कैपेसिटी बहुत हाई है, बट विंटर सीजन में उसकी कैपेसिटी लो हो जाएगी क्योंकि वो मेरी कोई नीड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। दिस नोन एज यूटिलिटी। अभी सेकंड है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी यानी कि किसी भी चीज़ की अगर मार्केट में डिमांड बहुत बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, सो रिसोर्स स्कैर्स हो गया। फॉर एग्जांपल डायमंड्स हो गए, डायमंड्स बहुत कम होता है, बहुत कम मिलता है, राइट। तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन डायमंड्स है ही बहुत कम, सो वो स्कैर्स हो गया। स्कैरसिटी यानी कि किसी भी चीज़ की कमी। थर्ड इज ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब कोई भी चीज़ हम लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा टीवी है, मैं किसी को बेच दूंगा तो मेरे घर से उसके घर में चला जाएगा, राइट, ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर फोर्थ है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी यानी कि ह्यूमन बॉडी से बाहर, ऐसा नहीं कि मैं अपनी जाके किडनी बेच दूंगा। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज माई वेल्थ। कंसेप्ट को समझ लो, वेल्थ का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पास है बट उस चीज़ को आप बेच सकते हो मार्केट में जाके, वो आपकी वेल्थ है, वो आपकी संपत्ति है, ठीक है। एक्सटर्नैलिटी यानी कि बॉडी के बाहर की कोई भी चीज़, जैसे आपके घर में आपका टीवी है, आपका सोफ़ा है, आपका बेड है, ये सारी चीज़ आप बेच सकते हो, ठीक है। सो वो एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी होगा, दैट इज एक्सटर्नैलिटी। आगे देख लेते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज अर्निंग्स रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज कॉल्ड पर्सनल इनकम। और नेक्स्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इट इज दैट ऑफ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। अभी इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप साल भर में 4 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है। साल भर में आप 4 लाख रुपए कमा रहे हो। एज पर गवर्नमेंट 4 लाख के ऊपर आपको 10% टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। तो 4 लाख के ऊपर 10% टैक्स कितना हुआ, 40,000, राइट। लेकिन साल भर में आप अगर 4 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपकी पर्सनल इनकम कितनी हो गई, 4 लाख। 6 पॉइंट देखो, पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम आपकी 4 लाख है, बट उसमें से आपने 40,000 का टैक्स भरा है, तो बचे कितना आपके पास, 3,60,000। तो 3,60,000 जो है वो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गया। आया समझ में। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि आपने जो भी टैक्स वगैरह भरा उसके बाद आपके पास जो बचता है वो हो गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। गॉट इट, ओके। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक फंक्शन कैसे करती है, तो इन 4 चीज़ों पे ही फंक्शन करती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, दैट इज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनर। प्रोडक्शन का मतलब कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, कोई भी चीज़ को क्रिएट करना, कोई भी चीज़ को बनाना इज नोन एज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें लगती हैं जो कि है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनर। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट इज़ लैंड। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे लैंड है। लैंड यानी कि ज़मीन। सिंपल टर्म्स में आपको बता दो, एक ज़मीन, लैंड इज़ इकोनॉमिक्स वाइड टर्म। इट इज़ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड नेचुरल रिसोर्स दैट इज़ अवेलेबल ऑन, अबाव एंड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के अर्थ के सरफेस पर और अर्थ के सरफेस के नीचे जो भी चीज़ है वो सब लैंड में इंक्लूड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अर्थ के सरफेस के ऊपर आपके पास एयर है, सनशाइन है। अर्थ के सरफेस के ऊपर आपके पास सॉइल है, वाटर है। फिर अर्थ के सरफेस के नीचे आपके पास मिनरल्स हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है लैंड में। सेकंड इज लेबर। लेबर इज a ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फिजिकल ऑफ मेंटल एफर्ट अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए आपको लेबर लगेगा। लेबर यानी कि काम करने वाला कोई इंसान, ठीक है, जानवर भी हो सकता है वैसे तो। लैंड के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास कोई चाहिए, सो वो
पर्टिकुलर पर्सन इज़ लेबर, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, ये सारे जो लोग लेबर हैं। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल, capital is a produced means for furniture, sorry, for further production. It is a man-made factor of production which earns the reward in the form of interest. Example, machinery, technology, factory building, etc. कैपिटल यानी कि सिंपल टर्म्स में बताओ तो पैसा। अभी आपके पास लैंड है, लेबर है, लेकिन लैंड को खरीदने के लिए और लेबर को देने के लिए पैसे तो लगेंगे, तो वो पैसा कैपिटल के फॉर्म में आता है। कैपिटल यानी कि आपका जो बजट है, आपके पास जो पैसा है, जो आप इन सब पे खर्चा करोगे, इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। एंटरप्रीनर इज ऑर्गेनाइजर, एंटरप्रीनर यानी कि आप खुद, एंटरप्रीनर इज ऑर्गेनाइजर हु इज रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को सेटअप करने वाला जो कैप्टन होता है वो एंटरप्रीनर है। अब ये कंसेप्ट को मैं आपको पूरा एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक ज़मीन है, ठीक है, मतलब वो क्या हो गई, लैंड हो गई। आपने वो ज़मीन खरीदी, ठीक है। उसके ऊपर आप अपने एक इंडस्ट्री सेटअप की है। उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आप लोगों को मजदूर बुलाओगे, तो मजदूर क्या हो गया, लेबर। हमारे पास लैंड आ गया, लेबर आ गया। अभी कैपिटल की बात करें तो ये जो ज़मीन मैंने खरीदी है, ये जो लेबर्स मैंने रखे हैं, इनको देने के लिए मुझे पैसे लगेंगे, तो वो मेरा कैपिटल हो गया। और एंटरप्रेन्योर यानी कि मैं खुद इन सब पे नज़र रखूँगा, मैं एज ए एंटरप्रेन्योर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन हो गया, अभी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। It is a division of factor rewards among different segments of the society. Factors of production claims the rewards. Okay. डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सिंपली ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको देने के लिए जो पैसे हैं उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल लैंड है तो उसको हम लोग रेंट देंगे, लेबर है तो उसको हम लोग वेजेस देंगे, कैपिटल है तो उस पर हम लोग इंटरेस्ट लेंगे, और एंटरप्रेन्योर यानी कि मैं खुद हूँ तो मैं उस पर प्रॉफिट लूँगा बिजनेस पे मेरे, राइट। देख लीजिए, हमने लैंड देखा था, लैंड को हम लोग रेंट दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी है प्रोडक्शन क्लेम्स द रिवॉर्ड्स एज रेंट। रेंट का किसको मिला, लैंड को मिला। वेजेस किसको मिले, लेबर को मिले। इंटरेस्ट किसको मिला, कैपिटल को मिला। एंड प्रॉफिट किसको मिला, एंटरप्रेन्योर को मिला, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अभी एक्सचेंज कर लेते हैं। इट इज गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स इन द इकोनॉमिक्स। Exchange refers to sale and purchase of goods and services. एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको आप सेल करते हो और उसके बदले में कुछ पैसे लेते हो, सो वो एक्सचेंज फॉर्म में हो गया। फिर फोर्थ है हमारे पास कंजम्पशन यानी कि हमने जो भी सर्विसेज दी है या फिर हमने जो भी प्रोडक्ट्स बेचे हैं उसको कंज्यूम करने वाले जो ह्यूमंस होते हैं वो कंजम्पशंस में आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देख लेते हैं व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स लार्ज यानी कि एग्रीगेट और टोटल। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज देयरफॉर द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग्स, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल, एक्सेट्रा। ओके, अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा था, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने इंडिविजुअल बेसिस पर स्टडी की थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सारे इंडिविजुअल्स का मिलाकर जो इनकम बनता है वो मैक्रो हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में मैं खुद का इनकम देख रहा हूँ और सारे इंडियंस का इनकम देख रहा हूँ। सो मेरा खुद का इनकम का अगर मैं कोई स्टडी कर रहा हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। लेकिन मैं ऑल ओवर इंडिया के सारे लोगों के टोटल इनकम के बारे में कोई स्टडी कर रहा हूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। ओके, देख लेते हैं इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। केनेथ बोल्डिंग ने एक डेफिनेशन दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद individuals quantities as such but with the aggregates of these quantities, not with the individual incomes but with the national income, not with individual prices but with the general price level, ठीक है। सिर्फ इंडिविजुअल इनकम नहीं बट नेशनल इनकम, सिर्फ इंडिविजुअल प्राइजेस नहीं बट द जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट बट द नेशनल आउटपुट, यानी कि पूरी जो कंट्री है वो कितना कमा रही है और कितना बेच रही है और कितना खरीद रही है, उसके ऊपर जो भी स्टडी होती है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोले जाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें फर्स्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि सिंपली जो पूरे नेशन का जो इनकम है दैट इज नोन एज नेशनल इनकम, ठीक है। सेविंग्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इनकम विच इज सेट असाइड टू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड्स फॉर गोइंग करेंट कंजम्पशन। ओके, और अभी आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट।
इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एग्जाम्पल मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट यानी कि पूरे ऑल ओवर कंट्री में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो नए नए मशीनरी वगैरह लाएंगे काम करने के लिए, नए नए इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदेंगे तो उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ भी करेंगे, राइट। सो मैं उस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, कपड़े बनाने की कंपनी है, ठीक है। अब मैं जो मशीनरी यूज़ कर रहा हूँ वो 10 मिनट में एक शर्ट बनाती है, बट मैं देख रहा हूँ कि जापान में एक कंपनी है जो 10 मिनट में 10 कपड़े बनाती है, ऐसे उसके पास मशीनरी है। सो मैं क्या करूँगा, वो मशीनरी खरीदने जाऊँगा, वो मशीनरी खरीद के लाऊँगा। वो मशीनरी खरीदे तो मैंने उसके पैसे दिए, तो मेरी उस मशीनरी के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट हो गई। अब उस मशीनरी से मैं कपड़े बनाऊँगा, बेचूँगा और पैसे कमाऊँगा। जब तक मैं उस मशीनरी की वैल्यू जितनी पैसे नहीं कमा लेता तब तक मेरी इन्वेस्टमेंट सेटिस्फाई नहीं हो जाती। गॉट इट। अब देखते हैं फोर्थ हमारे पास है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इज बिजनेस, दे आर अप्स एंड डाउन्स इज द बिजनेस। ओके, ट्रेड साइकिल यानी कि बिजनेस में कभी मंदी आती है, कभी तेज़ी आती है, राइट। सो वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं बिजनेस में, वही ट्रेड साइकिल्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसमें इन्फ्लेशन और डिप्रेशन भी दिया गया है। इन्फ्लेशन यानी कि प्राइजेस बहुत हाई लेवल पे बढ़ जाना, डिप्रेशन यानी कि बहुत हाई लेवल पे प्राइस कम हो जाना, ठीक है। सो वो भी मार्केट को अफेक्ट करते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ। द टर्म economic growth has a quantitative dimension. It, in simple words, economic growth means increase in the real national income. सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊँ, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि नेशनल इनकम में ग्रोथ होना। यानी कि फॉर एग्जांपल इंडिया की नेशनल इनकम 50,000 करोड़ है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगले साल अगर मैं देखूँ तो इंडिया की नेशनल इनकम 60,000 करोड़ हो गई, तो इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ गई, राइट। सो एक इंडिया की इकोनॉमी बढ़ गई, यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड क्वालिटेटिव डायमेंशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव मेजर्स। दैट इज फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, जो सर्विसेज हैं, ये सब अगर इंक्रीज हो जाती है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं उसको। फॉर एग्जांपल इंडिया में 70% लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अगले साल अगर मैं देखता हूँ तो इंडिया में 80% लोग पढ़े लिखे, तो इकोनॉमी डेवलप हो गई। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। उसमें क्वेश्चंस भी मैं अगर आपको बताऊं तो 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये इसके कंसेप्ट जो है अच्छे से पढ़ लो, आराम से पास हो जाओगे। और डेफिनेशन जो है, एडम स्मिथ हो गया, लियोनल रॉबिन्स है, अल्फ्रेड मार्शल है, इन सब के जो डेफिनेशंस है वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये भी पूछते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। जो आपको शॉर्ट टर्म्स वगैरह रहता है उसमें ये सब आता है, ठीक है। और आंसर लिखने का फॉर्मेट में अगर आपको बताओ तो सिंपली आपको मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, और उसके बारे में जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में सारे पॉइंटर्स लिखना है। दैट्स इट, ठीक है। ओके, और जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड आगे भी ऐसे वीडियोज़ में बना के आपको फॉरवर्ड करता रहूँगा, आप देखते रहिएगा। ओके, कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।